तो हम लोगों ने कल प्रपोजिशन स्टार्ट की थी और प्रपोजिशन में हम लोगों ने क्या क्या स्टार्ट कर देता है। 1 मिनट में अलाउ कर देता हूँ ताकि आप लोग अनम्यूट कर सको और रिप्लाई कर सको। प्रपोजिशन में हम लोगों ने मिक्स प्रपोजिशन देख लिया था। मिक्स बोले तो 1 मिनट सुरेंद्र सर। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, प्रपोजिशन पढ़ लिया था हम लोगों ने, या कंबाइंड प्रपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी। सारी बात समझ में? तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन के हम लोगों ने कुछ कनेक्टर्स भी देखे थे। कनेक्टर्स में हमने एंड कनेक्टर समझा था, और कनेक्टर समझा था, नॉट कनेक्टर हमने समझा था। ये 3 कनेक्टर हम लोगों ने कल देखे थे। 3 कनेक्टर के बाद हमारे पास 2 कनेक्टर्स रिमेनिंग है जिनको हमें आज पढ़ना है। और वो 2 कनेक्टर्स कौन कौन से हैं? जो 2 रिमेनिंग कनेक्टर है उसमें से पहला कनेक्टर है ओनली इफ। इस ओनली इफ को हम लोग जो है इम्प्लाइज भी बोलते हैं। और दूसरा कनेक्टर हमारे पास है इफ एंड ओनली इफ। ये 2 कनेक्टर हम लोगों के पास रिमेनिंग रह गए हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये 2 कनेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, ओनली इफ और इफ एंड ओनली इफ। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। अलग अलग रूल्स होते हैं, वो रूल हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं? एसोसिएटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, आइडेंटिटी रूल क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डी मॉर्गन्स क्या होता है। ये सारे रूल्स हम लोगों को पढ़ने हैं। ये रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग इनकी ट्रुथ टेबल्स बनाएंगे और ट्रुथ टेबल के थ्रू इन सारे रूल्स को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रुथ टेबल से जब मैं रूल्स प्रूफ कर दूंगा, फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग थोड़े से इनके टाइप्स कि क्या होता है टॉटोलॉजी, क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। ये सारी बातें फिर हम लोग आगे की बात। आ रही बच्चों बात समझ में, है ना? ये फिर हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए अभी मैं पहले ये 2 चीजें समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको आगे समझते हैं। तो इन 2 चीजों को समझाने के लिए सबसे पहला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ओनली इफ। ओनली इफ का जो सिंबल होता है भैया वो होता है ऐसा, ये वाला एरो। ये होता है एरो ओनली इफ। तो ओनली इफ का मीनिंग होता है, ओनली इफ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे वो मैं लिख देता हूँ कि इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू and second statement is false, result is false. Otherwise चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब इसको हम लोग ये समझते हैं एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग है क्या, है ना। जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो अब आप समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अलग अलग बुक में इनके अलग अलग नाम दिए हैं। किसी किसी बुक में इसको कंडीशनल भी बोला गया है, किसी किसी बुक में इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला गया है। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला गया है। जब आप बुक पढ़ोगे तो उसको आप उसमें आपको पता पड़ेगा कि जो ओनली इफ लिखा है, इस ओनली इफ को यहाँ पे implies
भी बोलते हैं और कंडीशनल भी बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज है, कंडीशनल, दोनों इसके नाम है ओनली इफ के। तो इसकी ट्रुथ टेबल अभी मैं देखता हूँ ट्रुथ टेबल क्या होती है। जैसे मान लो पी है, क्यू है और पी इम्प्लाइज क्यू आपको निकालना, तो क्या होगा, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, ये होंगे इसके पॉसिबल चार कॉम्बिनेशन। तो मैंने बोला इधर देखो, इस पूरे स्टेटमेंट को समझो। यहाँ पे इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, पी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पी, तो इसका मतलब पी की वैल्यू तो होनी चाहिए ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है क्यू, तो क्यू की स्टेटमेंट होनी चाहिए फॉल्स। तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो ही रिजल्ट को फॉल्स करेंगे, वरना इस केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। तो देखो पी की वैल्यू ट्रू है और क्यू की वैल्यू भी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू। पी की वैल्यू ट्रू है और क्यू की वैल्यू फॉल्स है, टी एफ का कॉम्बिनेशन इसमें मिल चुका है, टी एफ का कॉम्बिनेशन इसमें मिल चुका है, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। और बाकी केस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा, रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बताओ, इस बात में किसी को कोई डाउट है क्या? यस और नो? बात क्लियर है? हम्म, वेरी गुड। अब आगे समझो। मैंने बोला कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स है, वरना हमेशा ट्रू। ठीक, अभी जैसे कल मैंने बताया था, वैसे अगर मैं बोलूं कि पी लिखा है राम प्ले चेस और क्यू लिखा है राधा सिंग सॉन्ग, तो पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, ये क्या हो जाएगा कि राम प्ले चेस ओनली इफ, ओनली इफ राधा सिंग सॉन्ग। मतलब पहला स्टेटमेंट लिखना है, फिर जो इम्प्लाइज के लिए है तो इम्प्लाइज को बोलते हैं ओनली इफ, तो वो ओनली इफ लिखना है ना, और फिर लिख देना सेकंड स्टेटमेंट। तो राम प्ले चेस ओनली इफ राधा सिंग अ सॉन्ग, राम तब चेस खेलेगा जब राधा गाना गाएगी, राधा गाना नहीं गाती है तो राम भी चेस नहीं खेलता है, इसका मीनिंग ये है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम प्ले चेस इंप्लाइज राधा सिंग अ सॉन्ग, ओनली इफ की जगह इंप्लाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना वो गलत है। मतलब ऐसा नहीं लिख सकते कि राम प्ले चेस कंडीशनल राधा सिंग अ सॉन्ग, नहीं, ये गलत है। आप ये लिख सकते हो, राम प्ले चेस ओनली इफ राधा सिंग अ सॉन्ग। ये एक ही बात है, दोनों धर्माज्ञ, दोनों का मतलब एक ही है, टेंशन मतलब। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है। इसको इंप्लाइज बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। जब मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं और वहां इंप्लाइज लगाते हैं तो ये वाला सिंबल बनाते हैं, और जब प्रपोजिशन बना रहे हैं तो ये वाला सिंबल बनाते हैं, मतलब दोनों का सेम है। आ रही बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से। अब हम लोग देखते हैं, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है जो बोला ओनली इफ, है ना। तो इसी चीज को मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसी चीज को मैं ऐसे ही बता देता हूँ। मान लो इधर लिखा है पी, इधर लिखा है क्यू, और इधर लिखा है क्यू इम्प्लाइज पी। सुनना मेरी बात को, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, आप सुनना मेरी बात को। तो क्यू इम्प्लाइज पी का मतलब क्या होगा, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स, तो मतलब क्यू ट्रू होना चाहिए और पी फॉल्स होना चाहिए। तो देखो क्यू कहाँ कहाँ पे ट्रू है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो जगह क्यू ट्रू है, तो पी फॉल्स है क्या इन दोनों में से किसी जगह? यहाँ पे पी फॉल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे पी फॉल्स आ गया, तो ये सिचुएशन बन गई कि क्यू ट्रू और पी फॉल्स है, तो ये रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा।
और बाकी सारे ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे। ये बात जो मैंने बताई है ये समझ में आई है क्या? ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है कि इम्प्लाइज का यूज कैसे करना है, इम्प्लाइज को सॉल्व कैसे करना है, ओनली इफ कैसे सॉल्व होगा, ये बात समझ में आई है क्या किसी को? और अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हो। किसी को डाउट है तो आप, हाँ सर मेरे को ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, आपने पी करा था ना। लास्ट वाला ऐसा है, मैंने लिखा है क्यू इम्प्लाइज पी, तो क्यू पहले आ गया, तो जो पहले लिखा है उसकी वैल्यू ट्रू और जो बाद में लिखा है उसकी वैल्यू फॉल्स अगर होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है तो ही रिजल्ट को फॉल्स लिखेंगे, वरना रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। तो पहली कंडीशन ट्रू का मतलब, पहली कंडीशन कौन सी है? क्यू। तो क्यू ट्रू होना चाहिए, तो क्यू कहाँ कहाँ पे ट्रू है? क्यू एक तो यहाँ पे ट्रू है और एक यहाँ पे ट्रू है, और दूसरी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन का मतलब है पी, पी फॉल्स होना चाहिए। तो पी फॉल्स कहाँ कहाँ पे? पी फॉल्स है इन दो जगह पे। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे दोनों सर्कल साथ में मिल रहे हैं? वो जगह ये है। तो इसका मतलब इस जगह पे फॉल्स आएगा, बाकी किसी जगह पे फॉल्स नहीं आएगा, बाकी सारी जगह ट्रू आएगा। ये समझ में आएगा दुष्यंत? अब बताओ। यस सर, आ गया। तो ये आपका आंसर है, ये टेबल एम्प्लाइज की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये नोट कर लिया धर्माज्ञ? आप नोट करते हो? ये नोट कर लिया क्या? धर्माज्ञ नोट कर लिया है नहीं? यस सर। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इफ एंड ओनली इफ की बात करें। नाउ we'll talk about if and only if. Is it clear? The second one is if and only if. So what the symbol is? Symbol is that this one. ये देखिए, this is the symbol, और इसको हम लोग बाई कंडीशनल, इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। वो कंडीशनल होता है, ये बाई कंडीशनल होता है। वो कंडीशनल होता है, ये बाई कंडीशनल होता है। इसके बारे में लिखेंगे क्या? if both the if condition of statement is same then the result, otherwise result is false। क्या बोला मैंने? कि अगर दोनों स्टेटमेंट की कंडीशन सेम है, या तो दोनों ट्रू हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए, ऐसे करके दोनों की कंडीशन अगर सेम है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, वरना रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ये पी है, ये क्यू है, और ये पी बाई कंडीशनल क्यू है, पी बाई कंडीशनल क्यू है। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। आ रही बात समझ में, है ना? अब दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, तो देखो दोनों ट्रू ट्रू है, दोनों सेम सेम है, सेम है तो रिजल्ट। यहाँ पे भी दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब रिजल्ट ट्रू। इन दोनों जगह इनकी कंडीशन अलग अलग है, इधर ट्रू इधर फॉल्स अलग है तो फॉल्स, इधर फॉल्स इधर ट्रू अलग है तो रिजल्ट फॉल्स। ये बात समझ में आई क्या बच्चों? ये बात समझ में आई क्या? यस और नो? यस सर। समझ में आ गई? यस अगर सर। मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि लिखा है राम प्ले चेस, और क्यों लिखा है राधा सिंग अ सॉन्ग, तो पी इफ एंड ओनली इफ या पी बाय कंडीशनल क्यू, ये क्या हो जाएगा कि राम प्ले चेस इफ एंड ओनली इफ राधा सिंग अ सॉन्ग। मतलब हो गया राम चेस खेलेगा केवल और नहीं, केवल और यदि केवल राधा गाना गाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंपलसरी हो गया कि राधा अगर गाना गाएगी
तो उसी कंडीशन में राम गाना गाया, मतलब राम चेस खेलेगा। अगर राधा गाना नहीं गाती है तो ये भी कंफर्म है कि राम चेस भी नहीं खेलेगा। जबकि पहले वाली कंडीशन में क्या था कि राधा अगर गाना गाएगी तो मतलब राम चेस खेलेगा, और राधा अगर गाना नहीं गाती है तो भी कोई बात नहीं, वो ऐसा ऐसा था। लेकिन यहाँ पे ये हो गया कि अगर राधा गाना नहीं गाती है तो राम चेस भी नहीं खेलता, राधा अगर गाना गाती है तो राम चेस खेल लेता है। ये बात इसमें है। तो ये है आपके बाय कंडीशनल। इज इट क्लियर और नॉट? बाय कंडीशनल समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ यस सर। यस सर। सभी को। ठीक है। आप कर लीजिए, इसको नोट कर लिया धर्माज्ञा? यस सर। ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके। रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको पढ़ने हैं। तो रूल्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या हम लोगों को देखना है उसको देखेंगे। सबसे पहला रूल होता है एसोसिएटिव। सबसे पहला रूल है एसोसिएटिव। दूसरा रूल है कम्यूटेटिव। दूसरा रूल है कम्यूटेटिव। तीसरा रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव। तीसरा रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव। चौथा रूल है डी मॉर्गन। डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने सेट के टाइम पे भी बताया था। पांचवा रूल होता है आइडेंटिटी। सिक्स्थ रूल होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट रूल होता है। ये हमको 6 पढ़ने हैं। फिर इन 6 को हम लोग ट्रुथ टेबल से प्रूफ करते चले जाएंगे और चीजें समझते जाएंगे क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, और कैसे हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। इस तरीके से हम चीज को पढ़ेंगे, जो कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। आप बात को ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और कैसे मैं करना उसको चाह रहा हूँ। चलिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि पी और क्यू बोला जाए या इसको क्यू और पी बोला जाए, बात एक ही होती है। ये जो है इक्वल से साइन होते हैं। जैसे आप ये इक्वल लगाते हैं वैसे ही ये इक्वल होता है। ये नंबर और वेरिएबल के लिए होता है, और ये दोनों साइड वेरिएबल हो तो उसके लिए होता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब सेम। पी और क्यू को क्यू और पी लिख सकते हैं। पी और क्यू को क्यू और पी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसे ही पी एंड क्यू को एंड पी लिख सकते हैं। आप सभी को क्लियर है क्या भैया ये बात? यस एनीवन, सर। किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर लेना पहले अभी। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट बैठा हो कि नहीं समझ में आ रहा जो आप बता रहे हो, या इसमें कोई टेंशन वाली बात है, तो आप पहले क्लियर कर लो उसको। पी और क्यू को क्यू और पी बोला जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। एक एक चीज को मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। अब मैं बात कर रहा हूँ कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव क्या होता है बच्चे कि पी और
Q और R अगर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं P और Q और R, मतलब दोनों अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर सिंबल सेम है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर सिंबल सेम है, तो आप किसी भी ब्रैकेट को या किसी भी दो को पहले सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। P एंड Q एंड R ऐसा लिखा है, तो आप Q और R की जगह पहले P एंड Q को भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। उसमें कोई गलत नहीं है कि आप किसको पहले सॉल्व कर रहे हो, या आप पे डिपेंड अब हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही तो बताओ। ये दो बातें मैंने बताई है, दोनों बातों में कोई डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। सभी को क्लियर है सारी बातें? सभी को यस सभी को क्लियर यस होना सर। बहुत जरूरी है ना? हाँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है पहला कि P और Q एंड R आ जाए, मतलब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अलग अलग सिंबल। तो P और वाली जो कहानी है वो पहले एंड से, मतलब Q के साथ जाएगी। देखो P और Q, जो ब्रैकेट के अंदर सिंबल होता है वो बाहर आ जाएगा, और पी यू जाके आर से ऑपरेट होगा। ऐसे ही पी एंड क्यू और आर दे रखा है, तो इसको लिखेंगे पी एंड क्यू और पी एंड आर। इस कहानी में कोई परेशानी तो पूछो। इस कहानी में कोई परेशानी है तो पूछ लो। ये तीसरा रूल हो गया। ये चीज क्लियर है क्या आपको? अगर इसमें कोई डाउट है यस तो सर। पहले वो क्लियर कर लो। नो सर। नहीं है, ठीक है। अब डी मॉर्गन को समझेंगे। डी मॉर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया आपको डी मॉर्गन कितना इंपॉर्टेंट होता है। डी मॉर्गन को समझो, अगर बाहर नॉट लगा रखा है, बाहर नॉट है और लिखा है पी और क्यू, तो इसको बोलेंगे नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। और ऐसे ही नॉट पी एंड क्यू लिखा है तो इसको लिखेंगे नॉट पी और नॉट क्यू। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, जो सेट वाले टॉपिक में भी मैंने आपको पढ़ाया था, और अभी हम लोग प्रपोजिशन वाले टॉपिक में इसको देख रहे हैं। ये डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में बहुत बार डी मॉर्गन्स लॉ को सीधा सीधा पूछा गया है। सीधा सीधा बोले तो ऐसा लिखा है साफ साफ कि प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ, ऐसा बोला गया है। तो आपको एक चीज समझनी है कि डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट बहुत है। ये हम इधर लिखते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटी पे। अब आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या बोलती है? वो एक ही प्रॉपर्टी होती है। वो ये बोलती है कि किसी भी नॉट वाली प्रपोजिशन का, पहले से नॉट हो रखा है उसका अगर वापस नॉट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वही प्रपोजिशन आएगी जो वो पहले थी। किसी भी नॉट वाली प्रपोजिशन का अगर आप वापस नॉट करोगे तो वही प्रपोजिशन आएगी जो वो पहले थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? अब जो इडम्पोटेंट है ना भाई, ये इडम्पोटेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी है, लेकिन इडम्पोटेंट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो आपको वो भी देखना होगा। ठीक है, चलो एक, हाँ भाई, तो इडम्पोटेंट अब प्रॉपर्टी को समझो आप, कि अगर आपने P के साथ में और लगाया, P का मतलब उसी प्रपोजिशन को खुद के साथ में और किया तो रिजल्ट वापस वही प्रपोजिशन आएगी। उसी प्रपोजिशन को खुद के साथ में एंड किया तो रिजल्ट वापस वही प्रपोजिशन आएगी।
आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपने प्रपोजिशन उसी के साथ में और लगाया ट्रू का या एंड लगाया ट्रू का, तो क्या रिजल्ट आएगा उसको समझते हैं। उसी प्रपोजिशन के साथ में और लगाया फॉल्स का या उसी प्रपोजिशन के साथ में एंड लगाया फॉल्स का, तो क्या रिजल्ट आएगा, इन तीनों को समझते हैं। देखो, या तो आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद कर लो, वो सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए। और अगर आप कहते हो कि सर याद व्याद तो नहीं होगा, हम लोग इसको सीख लेंगे कि बन कैसे रहा है, तो फिर उसको सीख लो, मैं सिखा देता हूँ। देखो इधर लिखा है पी, ठीक है, और पी के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। पी के दो कॉम्बिनेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं पी और टी के साथ में, है ना। तो ट्रू का मतलब हो गया दोनों जगह ट्रू आ जाना। तो आपने बोला पी और ट्रू, पी और ट्रू, तो और ट्रू का मतलब होता है एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, तो एक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। तो मतलब इसका फाइनल रिजल्ट भी क्या आएगा, सारे ट्रू। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, सारे। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, पी। कैसे आएगा, इधर कर लो, पी एंड ट्रू। तो पी एंड ट्रू का मतलब दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एक भी अगर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, और टी एफ क्या है, पी की वैल्यू है तो। ऐसे ही पी के दो चांसेस हैं, टी और एफ। ऐसे ही पी के दो चांसेस है, टी और एफ। अब आप एफ के साथ कैलकुलेट करें तो दोनों जगह एफ आ गया। तो पी और एफ का मतलब है अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, फॉल्स है तो ये तो पी बन गया, तो इधर पी आ जाएगा। और अगर इसी ऑपरेशन को आप एंड के साथ में करते हैं तो दोनों ट्रू तो किसी भी केस में नहीं होने, तो दोनों ही जगह फॉल्स आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज बनती है, आपको इस चीज को याद करना। इसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे से भी पूछ सकते। और अगर कोई परेशानी नहीं है तो आपका ये एक रूल है जो 6th मैंने आपको बताया है, ये एक आपका रूल कहलाएगा। ये देखिए, इसमें अगर कोई ये तो हटाना में काम का नहीं, मेन ये रूल्स हैं जो काम के हैं, यही आपको याद कर लेने हैं और यही आपको लिखने के भी हैं। तो आप लोग क्या करिए, इन रूल्स को लिख लीजिए तो वो ज़्यादा इजी है। इन रूल को लिख लोगे तो वो ज़्यादा इजी रहेंगे। ये लीजिए, ये रूल लिख लीजिए। अब इनको गिन लो एक बार, सारे रूल्स कितने हो गए हैं। तो देखो, दो रूल्स इसके हैं, दो इसके हैं, दो इसके हैं, दो इसके हैं, एक इधर है, और 3 4 5 6 6 इधर। तो 2 4 6 8 9 9 और 6 15, टोटल 15 रूल है। टोटल 15 रूल है, तो ये 15 आपको याद करना है। अब अगर 15 में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। 15 रूल्स में किसी को कोई भी डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो इन 15 के 15 रूल्स को हम लोगों को ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करना है, और वो हम लोग देखेंगे कैसे कर रहे हैं, उसको समझ लो। हाँ भाई, तो आपकी ये मीटिंग एंड होने में अभी 4 मिनट है बचे हैं, मतलब ये 4 मिनट में ही एंड हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको 5-7 मिनट पहले ही बनाया था ना। चलिए, अभी किसी को डाउट हो तो पहले बच्चे वो बता दो मेरे को फटाफट से, नहीं तो मैं एक ट्रुथ टेबल बना के बताऊं। एक बार वो रिप्लाई कर दो। यस और नो का रिप्लाई कर दो जल्दी से। ठीक है, अब मैं आपको टीडी टेबल बना के बता रहा हूँ, तो देख लो कैसे काम हो रहा है। ट्रुथ टेबल में एक टेबल में बना देता हूँ। तो जैसा फर्स्ट वाला है एसोसिएटिव लॉ, ऐसे हेडिंग डालनी है, एसोसिएटिव, ऐसे हेडिंग डालनी है, और इस हेडिंग में लिखना है
पहला P और Q इक्वल्स Q और P। तो सबसे पहले लिखा P, फिर लिखा Q, फिर लिखा ये लेफ्ट हैंड साइड P और Q, फिर लिखा राइट हैंड साइड Q और P। P और Q के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। तो P और Q में एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू है रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू है रिजल्ट फॉल्स, और दोनों ही मतलब सॉरी एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू और दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट। अब Q और P में इनको देखना, पहले Q बाद में P को देखना। तो एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू है रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू है रिजल्ट ट्रू और दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स। इधर आपको ऐसे लगा के लिखना है लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरी, और इधर आपको ऐसे लगा के लिखना राइट हैंड साइड है पूरी। क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा देना है, और ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है हैंड्स प्रूव्ड। ये आपकी हैंड्स प्रूव्ड हो गई है। हमने बात जो करी है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की ट्रुथ टेबल राइट हैंड साइड की ट्रुथ टेबल के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड की ट्रुथ टेबल राइट हैंड साइड की ट्रुथ टेबल के बराबर है, और यही हमारा रिजल्ट है। ऐसे हम लोगों को सारे 15 के 15 जो रूल्स है उनको प्रूफ करना है, एक एक करके सारे रूल्स को हम लोगों को प्रूफ करना है ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसमें अगर कोई डाउट है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मेरे को बताओ, अपन पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये चीज क्लियर है क्या आपके माइंड में? सारी बातें जो मैंने आपको ये बताया है, क्या ये बात क्लियर है? क्या अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप क्लियर कर लो। क्लियर है? सभी को क्लियर है? रिप्लाई क्योंकि 2-3 के आ रहे हैं, बाकी किसी के नहीं आ रहे। तो आपका असाइनमेंट क्या है कि मंडे की क्लास जब आप ज्वाइन करोगे तब तक आपके पास ये सारे रूल्स कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, और सबकी ट्रुथ टेबल आपकी कॉपी में बनी हुई होनी चाहिए। ट्रुथ टेबल अगर आप कॉपी में बना लोगे तो दैट मीन आपने सब काम कर लिया। ट्रुथ टेबल आपको कॉपी में बनानी है, ट्रुथ टेबल आपको कॉपी में बनानी है। तो वो ट्रुथ टेबल आपने बना ली, मतलब आपने सारी चीजें सही कर ली। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं कि ये जो रूल्स हैं इनकी ट्रुथ टेबल में आपको चेक करवाऊंगा, क्या आपने उनकी ट्रुथ टेबल सही बनाई है या नहीं। मैं फटाफट सबकी ट्रुथ टेबल बना दूंगा एक्सेल शीट में, तो आप लोग अपनी ट्रुथ टेबल से उसको कंपेयर कर लीजिएगा, क्या आपने उसको सही बनाया है या नहीं। ठीक है, एक मिनट। इनको सर इनको इन्फॉर्म कर देना, नेक्स्ट क्लास के लिए अलग से लिंक आएगा। आज तक ये मेरी क्लास में बस 50 सेकंड और बचे। हाँ ठीक है, बीएससीआईटी बच्चों, आपकी नेक्स्ट जो अब नंबर सिस्टम की क्लास है उसके लिए भी आपके ग्रुप में नया लिंक आ जाएगा, आपको उसी से ज्वाइन करना है। और अब हमारी क्लास ओवर होने वाली है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मिलते हैं। ठीक है।